हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत। सेकंड हमारी बुक है, हम इसका रिविजन करेंगे। देखिए, कोर्स हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, चाहे आपका ज्योग्राफी में हो, तो यानी कि जो आपके पर्यावरण की बुक हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे आपका सामाजिक राजनीतिक जीवन की जो बुक है उसमें भी हम सारे चैप्टरों को बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब जितना भी हमारा होगा आपका रिवीजन चलेगा, और रिवीजन में आपको पता है हम रिवीजन का क्रम क्या है हमारा, हम धीरे धीरे सारे चैप्टरों को एक एक करके आपका चलाएंगे और उनको एक एक करके बहुत अच्छे से आपका देखेंगे। ठीक, प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। अब कह रहे हैं जो हजारों वर्षों के दौरान जो आपके परिवर्तन हुए हैं उनकी पड़ताल अब आपको करनी है, उनकी पड़ताल आपको देखनी है, उन पर हम लोग आपका बात करेंगे। मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नजर डाल। कह रहे मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नजर डाल। अरब भूगोल वेत्ता अल इदरीसी ने 1554 में बनाया गया था। किसने बनाया है? 1554 में। यह नक्शा जो दिया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया। कह रहे कि 1554 में एक आपका नक्शा बनाया गया। ठीक, ये देखिए, देख लिया, ये मैप बना था अल इदरीसी। यह जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया है, दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया है। कह रहे एक फ्रांसीसी आपका मानचित्रकार था, उसने भी 1720 में एक मैप बनाया था, 1154। दोनों नक्शे एक दूसरे के इलाके के हैं मगर इनमें काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढते हैं, यानी कि साउथ वहां है जहां पर आपका नॉर्थ इंडिया है। ठीक, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों पर अरब में नाम दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने भी हैं, जिन्हें कि उत्तर प्रदेश। ठीक, अब देखिए, ऐसे आपको मैप दिया गया है और ये जो मैप है ये आपको पता लग जाएगा किसका बना है। अब देखिए, मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बने लगभग 600 वर्ष के बाद बनाया गया। काली काल में उपमहाद्वीप के बारे में सूचना काफी बदल गई थी। यह मानचित्र हमें ज्यादा परिचित लगेगा, उसे विशेष इलाके में बारीक ब्यौरा देकर आश्चर्य होगा। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी समुद्री यात्रा के लिए नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? व्यापारी आपका समुद्र में आपका नक्शे का व्यापार इस्तेमाल करते हैं। आपको ट्रेड करना है तो क्या होना चाहिए? आपके पास मैप होना चाहिए। बिना मैप के आप कैसे ट्रेड कर पाएंगे? आप खुद जानते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। मैप के आधार पर जहाज को नेविगेशन के थ्रू चलाया जाता है। आज तो हमारे पास सैटेलाइट बेस, नेविगेशन बेस, सोनार बेस, रडार बेस, ना जाने कितने सारे ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम ये सारे कार्य करते हैं। लेकिन उस जमाने में आपका कंपास के माध्यम से ही, आपका 2 दिशा को देखकर ही, कौन कौन सी दिशा देखते थे? आपका उत्तर और दक्षिण को देखकर ही हम इन दोनों के आधार पर ही अपने मैप को बनाते थे और उसी आधार पर रूट चलाने की कोशिश करते थे, और बड़े बड़े समुद्री तूफान अक्सर उसका रास्ता भी बदल दिया करते थे। ठीक, आगे बढ़िए। लेकिन अब भी भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें उतने ब्यौरे हैं जितने समुद्र के हिस्से में हैं? गंगा के मार्ग को देखिए, वे किस तरह दर्शाए गए हैं। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच के ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है वो दिखता है। आपके ख्याल में इसका क्या कारण है? आप इसको अच्छे से
देख सकते हो। ठीक, इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र आंकन का विज्ञान भी बहुत बदल चुका था। अब क्या हो रहा है, जैसे दूसरा युग लगा, युग चेंज हुआ, तो जिस तरीके का हम लोग मानचित्र बनाते थे, अब उस मानचित्र का विज्ञान भी आपका बदल गया है। इतिहासकार अब बीते युग के दस्तावेज, नक्शों का और लेखों का अध्ययन करते हैं। बहुत कुछ बदल गया है, उसी आधार पर वो उनका अध्ययन करते हैं। उन सूचनाओं के संदर्भ में उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हैं। अब चीजें बदली हैं तो उनको ऐतिहासिक उनकी पृष्ठभूमि को देखना होगा कि किस तरीके पर इनके बदलाव जो है आ रहे हैं और किस तरीके की ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर आप विचार करें। ठीक है ना? चलिए, देख लिया आपने। अब थोड़ा सा मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप जो अली दरीसी ने जो ये मैप बनाया है, इस मैप को आप देख कर कुछ पता चल रहा है किधर का मैप है, कहाँ का मैप है? लेकिन वो लोग इसी मैप के आधार पर अपना जो है ट्रेड पॉइंट को चलाते थे। ठीक है, इसी आधार पर। इधर ये देखो, दिखाई दे रहा है मानचित्र? ये आपका फ्रांसीसियों ने बनाया है। अब आपको दिखाई देगा। अच्छा, उत्तर भारत की कल्पना अलग है इसमें। इसमें दक्षिण भारत को स्पष्ट दिखाया गया है, लेकिन उत्तर भारत की कल्पना अलग है इसमें। ये देखिए, चलिए अब कुछ नई पुरानी शब्दावलियां इसमें है, थोड़ा उनको देखते हैं। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो हम भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? कह रहे जैसे समय समय आगे बढ़ता है तो जो हमारी सूचना है उनके संदर्भ संदर्भ मतलब किसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें आपकी चेंज होती है। भाषा और अर्थ भी बदलते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में लिखे होते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से भिन्न है। कह रहे जो आधुनिक युग की फारसी है और मध्य युग की फारसी से भिन्न है। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। कहते हैं संबंध के साथ भी आपका बदल जाता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थों में लेते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान यानी कि भारत, लेकिन आज का भारत और उस जमाने के हिंदुस्तान में अंतर था। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, भारत हिंदुस्तान एक ही तो है, नाम ही तो बदल दिए गए हैं, तो एक ही। लेकिन नहीं, उस जमाने में हिंदुस्तान किस क्षेत्र को कहा जाता था आप अभी पढ़ोगे आपको क्लियर होगा, और भारत किस क्षेत्र को कहा गया इसको आप देखोगे तो आपको अभी क्लियर होगा। 13वीं शताब्दी में जब फारसी इतिहासकार मिनाज ए सिराज, नाम ध्यान रखिएगा, फारसी हैं, मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। उसका आशय पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच स्थित किससे था? इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सुल्तान के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। अगर आप देखो, इन्होंने हिंदुस्तान किस शब्द को प्रयोग हुआ? तो जो गंगा यमुना और हरियाणा के बीच का ये जो क्षेत्र है, यानी कि बेसिकली पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना का जो आपका बॉर्डर जहां तक बनाती है, इन्होंने इस क्षेत्र को मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान कहा था, क्योंकि वो सैको है पढ़ते थे तो सिंधु से हिंदू हो गए, तभी तो रखा हिंदुस्तान, तान में होता किसी जगह का स्थान।
ठीक, ये ध्यान रखना है। पहले इतना देखिए, फिर मैं आगे बताऊं। चलिए, यानी कि दक्षिण भारत का इसमें कोई समावेशन नहीं था, और दिल्ली के सुल्तान के जो अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र आया था उसी को उन्होंने हिंदुस्तान का संबोधन किया। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी, यहां तक के निवासी व संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो एक्चुअल में जो हिंदुस्तान शब्द है वो किसने करा? बाबर ने। और उपमहाद्वीप के भूगोल और पशु, यहाँ के निवासियों की और आपके संस्कृति के विपरीत वर्णन किया है कि क्या स्थिति थी, कैसा यहाँ का भूगोल है, कैसे पशु पक्षी हैं। ठीक, और 14वीं शताब्दी में आपके कवि हुए हैं अमीर खुसरो। इन्होंने हिंद शब्द के लिए कुछ समान था, इनका हिंद और इनका हिंदुस्तान आपस में मैच करता था। अमीर खुसरो आपके कवि थे। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सतत्व को पहचान जा रहा था, हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़ सके। आजकल हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे आज का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में ना हो। मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई व्यक्ति अजनबी कहलाता था। मान लीजिए आज के समय में अनजाना व्यक्ति अजनबी कौन है, जिसे हम जानते नहीं थे, लेकिन मध्य युग में अगर कोई पास गांव का व्यक्ति भी आ गया तो वो अनजाना। एक राज्य का व्यक्ति दूसरे साम्राज्य में चला गया, वो आपका परदेसी हो जाता था। बोलते हैं ना, कैसा है? परदेसी। उस समय समाज का अंग न था। विदेशी क्या कहते हैं? उनको विदेशी कहा जाता था। ऐसा व्यक्ति जो हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी। अब देखिए, हिंदी में अनजान व्यक्ति को बोलते हैं परदेसी और फारसी में कहा जाता है अजनबी। शब्द लिख लीजिए, क्या कहा जाता है? परदेसी हिंदी में और फारसी में अजनबी। इसलिए नगरवासी के नगरवासी विदेशी होता था। अगर एक नगर के व्यक्ति दूसरे नगर में गया है तो वो क्या है? आपका विदेशी। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो अलग अलग धर्म और जाति परंपराओं से जुड़े होने वाले एक दूसरे विदेशी नहीं होते थे। सबसे बड़ी बात है, भले ही वो अलग अलग हों, लेकिन अगर वो एक दूसरे जुड़े हैं और एक दूसरे की परंपरा या जाति से हैं, धर्म से हैं, तो वो आपका विदेशी नहीं थे। यानी कि यहां भी अंतर था। अगर धर्म, संस्कृति, समाज एक जैसा है तो आप विदेशी नहीं है। समाज अलग हो गया, चाहे भले आप पास गांव के, तो आप परदेशी हो गए। और किसी शहर गए हैं तो आप क्या हो गए? विदेशी, अजनबी हो गए। उस समय का इस प्रकार का सामाजिक विभाजन था। आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने रिवीजन करा था। कितने बच्चों ने पढ़ा है? आप खड़ा कीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़े। अब इतिहासकारों को बहुत सारे ऐसे स्रोत लगे जिनसे जानकारी हुई उस समय के युग के चीजों को अध्ययन करने के लिए, समाज स्थिति को पहचानने के लिए कि भाई कोई व्यक्ति अजनबी है तो कैसा है। किन खोज के आधार पर, अगर फारसी से आ रहे हैं, फारसी लोग आ रहे हैं, वो लिख रहे हैं, मिन्हाज सिराज ने आपका गंगा यमुना का जो ऊपर का क्षेत्र है उसको कह दिया कि ये हिंदुस्तान है। बाबर आया, बाबर का जहां तक आपका साम्राज्य था, बाबर ने उसको हिंदुस्तान कहा। यहाँ की भूगोल, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मौसम, फल, वनस्पति इत्यादि का उन्होंने साकुशल बड़े अच्छे से वर्णन किया। इतिहासकार इस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 यानी कि 1050
ईस्वी तक, यानी कि लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इसी के लिए कह रहे हैं 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, यानी कि 700 से लेकर 1750 ईस्वी में कितना परिवर्तन हुआ है उसको हम लोग आपका देखने जा रहे हैं। इस काल के अध्ययन में इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, स्रोत का मतलब होता है कोई वो ऐसे एविडेंस, कोई भी ऐसी चीज जिनके सहारे से हमें इतिहास की संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसे मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं, यानी कि चाहे ये युग हो चाहे अगला युग हो, सेम टू सेम वही चीज आपको कट पेस्ट कॉपी है। इतिहासकार इस काल में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के और आपका शिलाओं और स्थापत्य भवन लिखित सामग्री पर आपका निर्भर करता है, परंतु पहले से काफी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और आपका विधिवत संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे सूचना दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल है। कैसे? सूचना इसका सेकेंडरी क्या है, आपका स्रोत है, उसको देखेंगे। धीरे धीरे कम करने लगे हैं। इस समय के दौरान कागज क्रम से सस्ता हो गया है, बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगे हैं। लोग धर्म ग्रंथ, शास्त्र वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालत के दस्तावेज, हिसाब, कागज, खाते, इनमें उपयोग करने की धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर, पांडुलिपि एकत्रित की, यानी कि धनी व्यक्तियों से पूछा गया, शासकों द्वारा कुछ चीज मिली है, कुछ जनमत, कुछ मठों में, कुछ मंदिरों में, कुछ पांडुलिपियां, किसी के उपदेश, किसी की अर्जियां, संतों के द्वारा लिखे गए लेखन, धार्मिक ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, भारत में आने वाले लोगों के वृत्तांत, और पुस्तकालयों में जो अभिलेखागार है उसमें मिली चीजें, इन पांडुलिपियों के दस्तावेज, इतिहासकार में बहुत सारी चर्चाएं हमको बड़े विस्तृत रूप से आपका देखने के लिए मिलती हैं और हम इनको देखते हैं। ठीक, ये हम आप देखिए। चलिए, उन दिनों छाप खाने तो नहीं थे, लेकिन लिपक और नकलवासी थे, यानी कि पहले प्रिंटिंग नहीं थी, लोग हाथों से ही छापे बनाते थे, लकड़ियों की मोहर, उनको छापते थे या फिर उनकी नकल कर लिया करते थे, यही चीजें थी। पांडुलिपि ही आपका प्राकृतिक बनाते थे। अगर आप कभी मित्र के गृह कार्य की नकल करी उतारते हैं तो आप जानेंगे कि यह काम आसान नहीं है। अगर मान लीजिए कोई काम आपको नहीं आया, आप स्कूल नहीं गए, तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्त की होमवर्क करने के लिए कॉपी लेते हैं कि भाई आप मुझे अपनी कॉपी दे दीजिए, मेरे को होमवर्क करना है। आपने कहा ठीक है, ले जा ले भाई, लेकिन मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, क्या तू समझ लेगा? उसने कहा हाँ ठीक है भाई, मैं समझ लूंगा। और वो पढ़ रहा था, अब उसका कुछ बिगड़ गई लाइन, उसने अपनी मर्जी से लिख दी, उसका आपका सारांश बदल गया। तो ऐसा ही कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ भी हुआ। लेखक ने लिखा कुछ और, नकल तारने वालों ने उसको बना दिया कुछ और। जैसे 33 करोड़ देवी देवता, वो 33 कोटि के चक्कर में 33 करोड़ हो गए। क्लियर हो गया? क्योंकि उसकी नकल की गई थी। कभी कभी आपके मित्र की लिखावट आपको समझ नहीं आती होगी और आप मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता है। ऐसे ही अंदाजा लगा दिया जाता है बहुत चीजों कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप लिखने में मित्र लिखते हुए कुछ छोटा मोटा लेकिन अंतर आ जाता है। पांडुलिपियों की प्रति बनाने के लिए कुछ ही होता है, और ऐसा जब आप पांडुलिपि को देखकर आपकी प्रतिलिपि बनाते हैं तब ऐसा ही कुछ होता है। ठीक, क्या आपके साथ हुआ है? देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो आप ऐसे ही कुछ बना रहे हैं, आप ये व्यक्ति हैं, ये देखिए नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। देखिए मुंशी जी को, अब देखिए, देख लिया कैसे कॉपी कर रहे थे। लीपक बनाते समय छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, उसने मन करा बदल दिया, कोई शब्द, कोई कई वाक्य आपके शरीर दर वहां प्रतिलिपियां बनती चली गई और अंततः एक मूल ग्रंथ से भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे के से अलग हो गई।
इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। आज हम लेखक की मूल पांडुलिपियां ही शायद कहीं मिलती होंगी, बाद में लेखकों के द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए हमने अंदाजा लगाया है कि लेखक क्या लिखता है। इतिहासकार ग्रंथों के विभिन्न लिपकों का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार लिख रहे हैं और क्या उनका अध्ययन है। तो इसलिए ही अगर कोई लिख रहा है तो उसकी नकल करना, कॉपी करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन कार्य माना जाए। क्लियर है? तो एक बार पीछे से देखिए, क्या नकल करना आसान काम है? कैसे उन रिकॉर्डों को हम सुरक्षित रखते थे, आप इसमें एक एक करके देख सकते हैं। चलिए, हो गया। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रिवीजन चल रहा है, आप भी घर जाकर रिवीजन करिए। चलिए, धन्यवाद।